हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद शौकत के अंदर। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉलिड स्टेट नामक एक चैप्टर स्टार्ट किया था। क्लास 12th का जो चैप्टर है, पाठ संख्या 1, अध्याय संख्या 1, ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। इसके अंदर हमने जो अपन का प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर मैंने चर्चा की थी कि पदार्थ किसे कहते हैं और पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। ये सारी की सारी बातें अपन ने वहाँ डिस्कस कर ली थी। दोस्तों, आज अपन एक वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ठोसों के प्रकार। ठोसों के प्रकार, ज्यामिति के आधार पर ये ठोस दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्रिस्टलीय ठोस, दूसरे होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को इंग्लिश में क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोलते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस को अमोर्फस सॉलिड भी बोलते हैं। मेरी बात तुम समझने का प्रयास करना दोस्तों। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है कि कणों की व्यवस्था एक निश्चित क्रम में, कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। इस चीज को बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस, है ना। ज्यामिति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, है ना। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, इनके अंदर ध्यान रखना मेरे दोस्तों, मेरे देसी मतीरो, है ना, कि इनकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है। कि इनकी जो क्रिस्टलीय ठोस मैंने जो लिखा ना यहाँ पर, इनकी ज्यामिति क्या होती है, फिक्स होती है, निश्चित होती है। इस बात का मतलब क्या होता है ज्यामिति निश्चित होना, अभी अपन डिस्कस करेंगे। एक मैं एग्जाम्पल लूंगा, एग्जाम्पल की सहायता से पूरा कंसेप्ट अपन क्रिस्टल क्लियर करेंगे। मेरी बात तुम ध्यान से समझते जाना और जो मैं बात बोलूं उसको अपनी रफ कॉपी में या आप कहीं भी नोट करते जाना या कमेंट सेशन में मेरे साथ साथ नोट करते जाना, है ना। इस चीज को समझने का प्रयास करना। क्रिस्टलीय ठोस जहां कहीं भी आपके दिमाग में आए, आपके बेजे में आए, आपके माइंड में जब क्रिस्टलीय ठोस का जब आपके दिमाग में एक नाम उत्पन्न हो तो आपको यह सोचना है मेरे दोस्तों, क्या सोचना है, जो क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं ना, इनकी ज्यामिति क्या होती है, फिक्स होती है। मतलब इनके अंदर कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं, है ना। इस बात को समझने का प्रयास करना। मैंने क्या बोला, जो क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनकी ज्यामिति दोस्तों, मेरे देसी मतीरो, मेरे जिगर के छल्लो, क्या होती है, निश्चित होती है। जो क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं ना, उनकी ज्यामिति कैसी होती है, निश्चित होती है। और जब भी क्रिस्टलीय ठोस का आपके दिमाग के अंदर कोई क्वेश्चन उत्पन्न हो तो आपको नमक को देखना है ना। जब अपन सब्जी में क्या घेरते हैं, जो सोडियम क्लोराइड घेरते हैं NaCl, जो नॉर्मल अपन जो नमक यूज करते हैं उसको आपको सोचना है ना। क्रिस्टलीय ठोस का जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, आपको याद रखने का जो तरीका है वो ध्यान रखना अपन को। कौन सा, सोडियम क्लोराइड, जिसको क्या बोलते हैं NaCl, है ना, जिसको साधारण नमक भी अपन बोलते हैं। जो अपनी किचन के अंदर उपलब्ध है व्हाइट कलर का, उसे क्या बोलते हैं अपन, सोडियम क्लोराइड, है ना। क्रिस्टलीय ठोस का जो शाब्दिक अर्थ है, आई होप जो मोटे मोटे तौर पर बात समझनी चाहिए वो आपको समझ में आई होगी दोस्तों। क्रिस्टलीय ठोस का मतलब क्या होता है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। एक बार फिर से मैं रिपीट करने का प्रयास करता हूं। क्रिस्टलीय ठोस मतलब जिनकी आकृति, उनकी ज्यामिति क्या होगी दोस्तों, निश्चित होगी। उनको क्या बोलेंगे अपन, क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टलीय ठोस, है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और हिंदी में बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस। अपन हिंदी मीडियम से हैं इसलिए अपन को बात क्या ध्यान में रखनी है, पेपर में क्वेश्चन आएगा क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उनके लिए क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना। 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट डेफिनेशन कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं तथा उसकी परिभाषा लिखिए, है ना।
क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए, कोई एक उदाहरण दीजिए। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, है ना। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सर अभी अभी आपने बताया, मैंने क्या बताया कि सर आपने बताया कि क्रिस्टलीय ठोस उसे कहेंगे जिनकी ज्यामिति क्या होगी रे दोस्तों, निश्चित होगी, उनको क्या बोलेंगे अपन, है क्रिस्टलीय ठोस। ऐसी उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। दूसरी तरफ चलते हैं अपन, है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस ग्रीक भाषा के एमोर्फस शब्द से बना। किस शब्द से, ग्रीक भाषा के एमोर्फस शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों, जो एमोर्फस शब्द जो मैंने लिखा है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, ज्यामिति निश्चित नहीं होना या असमान आकृति का, अर्थात इसके अंदर इस चीज को समझने का प्रयास करो। मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों, जो अक्रिस्टलीय ठोस है ना, ग्रीक भाषा के एमोर्फस शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है, असमान आकृति। क्या, असमान आकृति या असमान कणों से मिलकर जो ठोस बनते हैं असमाकृतिक, इसको एक और भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट अपन हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बात करते हो, असम आकृति। एमोर्फस का डायरेक्ट जो हिंदी के अंदर अर्थ होता है वो क्या होता है, असम आकृति। मतलब इनकी आकृति क्या नहीं होती है बेटा, निश्चित नहीं होती है। बात को समझने का प्रयास करो रे। मैंने क्या बोला, अक्रिस्टलीय ठोस ग्रीक भाषा के, समझने का प्रयास करना, अक्रिस्टलीय ठोस ग्रीक भाषा के एमोर्फस शब्द से मिलकर बना, है ना, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, असमान आकृति। अर्थात जहां कहीं भी आपके दिमाग में अक्रिस्टलीय ठोस आए तो आपको क्या सोचना है, ग्रीक भाषा का जो शब्द है एमोर्फस, और जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, असमान आकृति। जिसका अर्थ क्या होता है, असमान आकृति, असमान आकृति, है ना। मतलब इनकी आकृति क्या नहीं होती है, या ज्यामिति क्या नहीं होती बेटा, निश्चित नहीं होती है। उनको क्या बोलेंगे अपन, है अक्रिस्टलीय ठोस। और जहां कहीं भी आपके दिमाग में, मेरी बात उसमें समझने का प्रयास करो, कि जहां कहीं भी आपके दिमाग में अक्रिस्टलीय ठोस दिमाग में आए तो आपको डायरेक्ट जो अपना रबड़ होता है, रबर जो अपनी गाड़ियों के अपन लगाते हैं, मोटरसाइकिल के अंदर जो टायर जो होते हैं ना, उस चीज को देखना, वो क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना, रबर के तो बने होते हैं वो टायर, है ना। तो डायरेक्ट आपको किसको देखना है, आपको दोस्तों उन टायरों को देखना है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इस चीज को समझते हैं। मैंने क्या बोला अभी क्या बोला दोस्तों, कि इनकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है। पहला जो गुण ले रहे हैं, हाँ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अपन, अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन क्लासिफिकेशन बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। कहने का मतलब अपन वर्गीकरण कर रहे हैं दोस्तों, क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण। किस किस के मध्य, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर अब क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। और जब कभी भी अपन क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो कुछ ना कुछ अपन क्या लेते हैं, आधार लेते हैं। प्राचीन काल में जब अपना वर्गीकरण हुआ, जैसे अलग अलग संघों के अंदर, जब आप बायोलॉजी पढ़ते हो उनके अंदर आप पढ़ोगे, जैसे प्रोटोजोआ, प्लेटी, हेलमिंथेज, हेलमिंथेज, उनके जो गुण है ना अलग अलग होते हैं, इसलिए उनको अलग अलग संघों के अंदर रखा। ठीक उसी प्रकार से, है ना, जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, अपने स्कूल का एग्जांपल लेता हूं। जैसे कोई 10th क्लास में है ना, जैसे 10th क्लास में कोई बच्चा ज्यादा होशियार है ना, उसको स्कूल वाले क्या करते हैं, उसको सेक्शन ए के अंदर डालते हैं। उसके बाद में मतलब वो ज्यादा होशियार है, ज्यादा इंटेलिजेंट है ना, उस चीज का उन्होंने आधार क्या मान लिया, वहां पर इंटेलिजेंसी, वहां पर क्या मान ली, आधार मान लिया, है ना, वो होशियार बालक है ना, इसलिए उसको किस सेक्शन में टेक दिया रे, सेक्शन ए के अंदर। और थोड़ा बहुत वो कमजोर है, उसको बी के अंदर घेर दिया। और वो और ज्यादा कमजोर है, उनको अलग सेक्शन बना दिया, डी सेक्शन, है ना। इसी प्रकार से अपन क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन का क्या लेते हैं, आधार लेते हैं दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से मैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस का जब वर्गीकरण करता हूं दोस्तों, तो मैं कुछ ना कुछ आधार लेता हूं और उस आधार पर उनका क्या करता हूं, क्लासिफिकेशन करता हूं। इस चीज को समझने का प्रयास करो। वर्गीकरण कुछ ना कुछ आधार लेकर अपन क्या करते हैं दोस्तों, क्लासिफिकेशन करते हैं या वर्गीकरण
करते हैं। वो आधार कुछ भी हो सकता है। मैंने स्कूल का एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया। जैसे अपन को किस में रखा गया है, कोरोडेटा के अंदर रखा गया है, क्योंकि थोड़ी बहुत बायोलॉजी जहाँ मैंने पढ़ी है कि अपने जो कशेरुक दंड होती है, इस आधार पर अपन को क्या रख दिया है, कोरोडेटा के अंदर, मतलब नोटोकोड होती है, नोटोकोड के आधार पर अपन को किस में रख दिया, कोरोडेटा के अंदर रख दिया, है ना। इसी आधार पर अपन क्या करेंगे, इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। पहला जो मैं आधार ले रहा हूं क्लासिफिकेशन का, वो है मेरे पास दोस्तों ज्यामिति। क्या है? ज्यामिति। ज्यामिति मैंने क्या बोला अभी अभी, इस चीज को समझने का प्रयास करना। ज्यामिति इनकी क्या होती है दोस्तों, इनकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है। इनकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित ज्यामिति। निश्चित ज्यामिति होती है इनकी। क्रिस्टलीय ठोस की, और इनकी क्या होती है, अनिश्चित ज्यामिति। इस चीज को समझने का प्रयास करना आप। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, इनकी ज्यामिति क्या होती है, अनिश्चित होती है ना, अनिश्चित ज्यामिति। पहला जो क्लासिफिकेशन अपन ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं, ज्यामिति का। और ज्यामिति के आधार पर अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जहाँ कहीं भी आपके दिमाग में क्या है, क्रिस्टलीय ठोस का दिमाग में कोई, माइंड में कोई क्वेश्चन आए, तो आपको क्या लेना दोस्तों, नमक का एग्जाम्पल लेना है। किसका एग्जाम्पल लेना दोस्तों, नमक के बारे में आपको सोचना है, कहीं मत जाना, नमक के बारे में सोचना। और भी इसके एग्जाम्पल है, वो बाद में बताऊंगा मैं, है ना। और आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा, एक अंट संट में इनको व्यवस्थित कर दूंगा, उससे बोलूंगा, है ना। आपको मैं बोलूंगा कि इनके अंदर से आपको छांटना है कि क्रिस्टलीय ठोस कौन सा होता है और अक्रिस्टलीय ठोस से कौन सा होता है। ये आपके पार्ट का भी क्वेश्चन है ना। जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, एनसीईआरटी की जो किताब है, उसका ये क्वेश्चन है कि निम्न में से बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दे दिए होते हैं, और वो पूछता है, एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है ऐसा, और वो बोलता है निम्न में से क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोसों की पहचान करो, है ना। क्या पहचान करनी रहती है वहां पर, आपको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों की पहचान करनी होती है ना। तो वो एग्जाम्पल अपन लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं। अभी तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, और पहला आधार मैंने लिया है ज्यामिति का। इस चीज को समझना, जैसे इनकी निश्चित ज्यामिति होती है, ज्यामिति का मतलब अरेंजमेंट, है ना। जैसे मैं देसी उदाहरण ले लूँ, जैसे पुराने ज़माने में, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है दोस्तों, तो लॉकडाउन के अंदर जो प्रेयर वाला सिस्टम है ना, वो लुप्त ही हो गया है 2019 के बाद में, या 2020 के बाद में जो प्रेयर वाला सिस्टम है, प्रार्थना जो अपन बोलते हैं, वो सिस्टम ही खत्म हो गया है स्कूलों से। तो उस समय अपन क्या करते थे दोस्तों, जैसे फर्स्ट क्लास का जो बालक है उसको उसकी अलग लाइन होती थी, सेकंड क्लास का जो बालक है, सारे के सारे बालक है, उनकी लाइन अलग होती थी, और उसके बाद में अपन ये देखते थे कि उनकी हाइट देखते थे, उनको एक निश्चित क्रम में अपन क्या करते थे, व्यवस्थित करते थे, है ना। इस चीज को किससे लिंक करना, अपन को क्रिस्टलीय ठोस से। इस चीज को समझने का प्रयास करो, मतलब निश्चित ज्यामिति के अंदर, वो निश्चित अपने आकार के अंदर क्या होते हैं, वो व्यवस्थित होते हैं, उनकी व्यवस्था क्या होती है दोस्तों, निश्चित होती है। ठीक, इसका देखना, जैसे वो इंटरवल हो गई तो बच्चे, कोई खाना खा रहा है, कोई पेशाब करने जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसको लात मार रहा है, कोई किसको गुस्से मार रहा है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, वहां पर अपना इंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो उनकी व्यवस्था क्या हो गई, अंट संट हो गई, वह अव्यवस्थित हो गए। कहने का मतलब वो क्या हो गए, अव्यवस्थित हो गए, है ना। तो ये एग्जाम्पल लिया है मैंने, देसी एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, है ना। तो इस चीज को वहां से लिंक करना कि इनके अंदर कण क्या रहेंगे, ऐसे ही व्यवस्थित रहेंगे, ऐसे ही, कैसे व्यवस्थित रहेंगे, उनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होगी, है ना। और इनके अंदर क्या होंगे कि निश्चित व्यवस्था होगी, है ना, उनकी कुछ ना कुछ। इस चीज को आप समझना। जैसे मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं सिंपल सा, मैंने क्या बोला पहले ही, जहां आपके क्रिस्टलीय ठोस दिमाग में आए दोस्तों, आपको क्या सोचना है, सबसे पहले आपके दिमाग में नमक का एग्जाम्पल आना चाहिए, है ना। किसका एग्जाम्पल आना चाहिए, नमक का एग्जाम्पल आपके दिमाग में आना चाहिए। जैसे मैं नमक की संरचना, स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इस चीज को समझने का प्रयास करियो आप मेरे साथ, है ना। जैसे नमक मतलब NaCl, सिंपल सा, सोडियम क्लोराइड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सोडियम
है ना। जैसे Na प्लस, Na पर क्या होता है प्लस। ये बात आपने केमिकल बॉन्डिंग में सीखी होगी, रासायनिक आबंध पाठ संख्या 4 क्लास 11th। दूसरा लेते हैं अपन Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस, ठीक है। उसके बाद में यहाँ आएगा Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, यहाँ क्या आएगा Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, यहाँ देखना दोस्तों, देखने का प्रयास करना, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस और Na प्लस। इस चीज़ को समझने का प्रयास करना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ देखना, मैं एक से Na को पकड़ रहा हूँ, किसको पकड़ रहा हूँ, जैसे Na को पकड़ रहा हूँ। इस चीज़ को समझने का प्रयास करना, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, इनकी व्यवस्था क्या होती है दोस्तों, निश्चित होती है। इस चीज़ को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखना कि जैसे ही आप इस Na को देखोगे, Na के चारों तरफ क्या है Cl, देखना यहाँ पर क्या है Cl, यहाँ पर क्या है Cl, और यहाँ पर भी क्या है Cl, और यहाँ पर भी क्या है Cl। मतलब है Na प्लस को किसने घेर रखा है, Cl माइनस ने घेर रखा है ना। तो ठीक उसी प्रकार से आप एक Cl को पकड़ना, इस Cl को आप पकड़ना। जैसे ये मैंने Cl लिया, इस Cl को पकड़ना, ये मैंने Cl लिया, यहाँ पर इसको पकड़ लिया, Cl माइनस, जिसको आप क्लोराइड बोलते हो, क्लोराइड आयन बोलते हो। तो इस Cl के चारों तरफ क्या है, यहाँ Na है, यहाँ Na है, और यहाँ क्या है Na, और यहाँ पर भी क्या है Na, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि एक प्रत्येक Na प्लस के चारों तरफ क्या है Cl माइनस है, और Cl के चारों तरफ क्या है Na प्लस है। मतलब कणों की व्यवस्था क्या है दोस्तों, निश्चित है। अगर ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे मैंने बनाया यहाँ पर एक डॉट बनाया, एक सर्किल बनाया, गोला बनाया, फिर मैंने डॉट बनाया, फिर मैंने एक गोला बनाया, उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पर डॉट बनाया, फिर मैंने यहाँ पर क्या बनाया, एक गोला बनाया, यहाँ पर डॉट बनाया, फिर यहाँ पर गोला बनाया, यहाँ पर भी मैंने क्या बनाया डॉट बनाया, और यहाँ पर गोला बनाया, ठीक है। यहाँ पर मैंने डॉट बनाया, यहाँ पर गोला बनाया, यहाँ पर डॉट बनाया, यहाँ पर गोला बनाया, और यहाँ पर डॉट बनाया। ठीक उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर फिर से गोला बनाया, यहाँ पर डॉट बनाया, और यहाँ पर गोला बनाया, और यहाँ पर डॉट बनाया, और यहाँ पर गोला बनाया, है ना। अब देखना, जैसे इस गोले के चारों तरफ, एक गोले को पकड़ना, आप इस गोले को पकड़ना, जैसे इस गोले को आपने पकड़ा तो इस गोले के चारों तरफ क्या है डॉट है, यहाँ पर क्या डॉट, यहाँ पर क्या है डॉट, है ना। ठीक उसी प्रकार से एक डॉट को आपको पकड़ लेना। जैसे डॉट को मैंने पकड़ लिया, इस डॉट के चारों तरफ क्या है गोले, है ना। तो कणों की व्यवस्था क्या है, ये सोडियम क्लोराइड की सिंपल संरचना है। इसी को मैंने इसको इस रूप में, जो आयनिक रूप है, इसका मैंने आपको दिखाया है ना। ये सिंपल संरचना है सोडियम क्लोराइड की। इस प्रकार से एक डॉट, जिसका मतलब क्या है Na प्लस, और इसका मतलब है, इसका इस गोले का मतलब क्या है Cl माइनस। ये छोटा आकार होता है प्लस का, और Cl माइनस जिस पर होता है उसका बड़ा आकार होता है। जहाँ आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी ना, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है कि इसका छोटा आकार क्यों और इसका बड़ा आकार क्यों है ना। ये जब मैं स्टार्ट करूँगा ना केमिकल बॉन्डिंग 11th वाले बच्चों, तो वहाँ पर इस बात को अपन डिस्कस कर लेंगे, है ना। और जो 12th में ये बात वहाँ सीख कर आए होंगे, ठीक है। तो ये सोडियम क्लोराइड की संरचना हो गई। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कण क्या है, एक निश्चित व्यवस्था के अंदर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया है आपको समझ में आया होगा, है ना। अब बात करते हैं अपन, ये मैंने लिख दिया अनिश्चित ज्यामिति। सर इसको समझाओ कि इनकी अनिश्चित ज्यामिति कैसे होती है। आपने बोल तो दिया है कि इनकी ज्यामिति अनिश्चित होती है, इस बात को समझाने का प्रयास करो। जहाँ कहीं भी आपको क्रिस्टलीय ठोस दे दे, आपके दिमाग में एक एग्जाम्पल तो सेट हो जाना चाहिए। वो क्या है, रबड़ का। किसका है, रबर का। रबर का जब मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको, आप समझने का प्रयास करना, है ना। मैं ले रहा हूं आपके सामने रबड़, ठीक है।
क्या ले रहा हूँ, रबड़, है ना। जैसे रबड़ के अंदर क्या होता है कि जो कण होते हैं ना, जैसे ये यहाँ पर डॉट आ गया, यहाँ पर गोला आ गया, यहाँ पर से फिर से डॉट आ गया, यहाँ पर डॉट आ गया, यहाँ पर गोला, यहाँ पर गोला, फिर डॉट, गोला। मतलब कहने का मतलब क्या होता है, रबड़ के अंदर कण अंट संट कैसे भी व्यवस्थित होते हैं, है ना। ये बेसिक एग्जाम्पल है किसका रे, क्रिस्टलीय ठोस का। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी कि जो क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है, और अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति क्या होती है, अनिश्चित होती है। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है किसका, सोडियम क्लोराइड का, और यहाँ पर मैंने जैसे रबड़ के अंदर आपको समझाया कि इनकी ज्यामिति क्या होती है, अनिश्चित होती है, मतलब कण कैसे भी व्यवस्थित होते हैं, है ना। तो वर्गीकरण के दूसरे जो अपना आधार है, दूसरा जो आधार है अपना, उस पर अपन मूव करते हैं, वो है गलनांक। दोस्तों जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना, उनका गलनांक होता है निश्चित। कैसा होता है, निश्चित। ये कैसे होता है मैं अभी समझाऊंगा। जैसे आप नमक को गर्म करते हो, गलनांक का मतलब ठोस का द्रव के अंदर आना या गलना या मेल्ट होना, उसी को क्या बोलते हैं अपन, गलनांक बोलते हैं, है ना। इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं इसको, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं गलनांक को, मेल्टिंग पॉइंट, है ना, ध्यान रखना, मेल्टिंग पॉइंट। जी हाँ, एमपी क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, एमपी। इस चीज को ध्यान रखना, गलना, है ना, मेल्ट होना, ठोस का गलना, है ना। जैसे आप किसी नमक को गर्म करते हो तो देखना, जब आप उसको हीट देते हो, ऐसा नहीं कि जैसे आपने हीट देना स्टार्ट किया और वो तुरंत गलना स्टार्ट हो गया। जब तक उसका तापमान जैसे फिक्स मैंने मानूं 50 या 60 मैंने मान लिया, कितना मान लिया, या 70 मैंने मान लिया, कि जब तक आप उसको 70 डिग्री तापमान है किसको, उस नमक को नहीं देंगे तो तब तक वो पिघलेगा नहीं या गलेगा नहीं या नरम नहीं पड़ेगा, है ना। मतलब कहने का मतलब इनका फिक्स तापमान होता है ना। जैसे मैंने मान लिया कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इनका तापमान कितना क्या होता है, निश्चित होता है। इस बात को ध्यान रखना, जब तक इसको आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान नहीं देंगे, जब तक माना कितना नहीं तापमान देंगे, तब तक ये पिघलेंगे नहीं, गलेंगे नहीं, है ना। जैसे 5 दे दिया आपने, 10 दे दिया, कि ऐसा नहीं हो कि गलना स्टार्ट हो जाए, है ना। वो एक साथ वो कण, जैसे ही उस नमक को 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिल जाएगा, नमक के सारे कण किस में आ जाएंगे, द्रव अवस्था के अंदर आ जाएंगे। अर्थात उस जैसे आप पानी में के अंदर ले रहे हो तो उस पानी के अंदर क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, है ना। इस बात को समझने का प्रयास करना। दूसरा मैं क्या ले रहा हूं, अक्रिस्टलीय ठोस। इनका जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो होता है दोस्तों अनिश्चित। क्या होता है, अनिश्चित। इस चीज को समझने का प्रयास करना। जैसे आपने कभी रबर को गर्म किया है, रबर को गर्म किया है या रबर को पिघाला है या उसके आग लगाई है, वास्ते लगाई है, तो आपने देखा होगा कि जब आप किसी रबर को गर्म करते, माना कि मेरे पास रबर है, जो मेरा डस्टर है, इसको मैं क्या मान रहा हूँ, रबर मान रहा हूँ। जैसे आपने यहाँ पर आग लगाई तो यहाँ पर देखना कि थोड़े थोड़े कण क्या होंगे, पिघलना स्टार्ट होंगे। पिघलने के बाद इन कणों के मध्य आग लग जाएगी और यहाँ से क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा। इसके पीछे वाला जो भाग है, यहाँ वाला भाग क्या हो रहा होगा, पिघल रहा होगा, और पीछे वाला भाग क्या होगा, ठोस अवस्था में बना रहेगा। अर्थात कहने का मतलब ये तापमान की एक परास के अंदर नरम पड़ते हैं, है ना। कहने का मतलब एक तापमान इसको दिया जाए और उस तापमान की जो रेंज होती है, जो प्रास होती है, जैसे मैं मान लूँ 20 से लेकर 40 तक, जैसे मैंने 20 डिग्री तापमान दिया तो ये नरम पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे और इसके कुछ पीछे वाला भाग क्या होगा, ठोस अवस्था में बना रहेगा। कहने का मतलब है इनका तापमान क्या होता है, अनिश्चित होता होगा। आपने टायर तो बढ़ाया होगा दोस्तों, नहीं बढ़ाया तो आज बढ़ा लेना, सर्दियों का मौसम है, आग जलाओ और एक सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हो दोस्तों, है ना। इस चीज को समझने का प्रयास करना, ठीक है। इनका तापमान क्या होता है, अनिश्चित होता है कि तापमान की एक रेंज होती है और उस रेंज के अंदर ये क्या होते हैं, नरम पड़ना स्टार्ट होते हैं। कहने का मतलब है इनका तापमान क्या है, निश्चित, और इनका तापमान क्या है, अनिश्चित, है ना। वर्गीकरण का तीसरा मैं आधार ले रहा हूं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि इनका तापमान निश्चित क्यों होता है और इनका तापमान अनिश्चित क्यों होता है। रबर को गलाकर देख लेना। अगर आपको बात समझ में नहीं
आ रही है मेरी, तो आपको क्या करना है, आज रबर को गर्म करना है या रबर को आग लगानी है, बास्ते लगानी है। और दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, किसको आग लगानी है, अरे कि सॉरी किसको गर्म करना है, किसको गर्म करना है, नमक को गर्म करना है। तो आपको बात पूरी समझ में आ जाएगी। हाँ, दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट अपन वर्गीकरण का आधार में आपके सामने ले रहा हूँ, विदलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लीवेज। क्या बोलते हैं रे बेटा, क्लीवेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्लीवेज बोलते हैं। बायोलॉजी में आप पढ़ते होंगे क्लीवेज के बारे में। क्लीवेज का मतलब है काटना या दो भागों में कट करना, है ना। ये क्या होते हैं, जैसे मैं इनको किसी तेज धार वाले चाकू से काटूं, किनको, क्रिस्टलीय ठोसों को, तो इनकी जो नई जनित जो सतह होती है वो चिकनी है, वो सपाट होती है। कैसी होती है, चिकनी होती है। कैसी होती है, चिकनी सतह आपको क्या होती है रे दोस्तों, प्राप्त होती है। जैसे आपको पनीर में, मेरे बोलने पर क्या करना है, पनीर को काट के देखना आपको। पनीर को जब आप काटोगे किसी तेज धार वाले औजार से, ब्लेड से या चाकू से आप उसको काटोगे, तो आपको जो नई जो सतह प्राप्त होगी वो कैसी प्राप्त होगी दोस्तों, चिकनी और सपाट प्राप्त होगी। और जैसे क्रिस्टलीय ठोस, किसी टायर को आप काट के देखना किसी तेज धार वाले औजार से, तो उसकी सतह क्या प्राप्त होगी, आपको खुरदरी प्राप्त होगी। मतलब कहने का मतलब तेज धार वाले औजार से इनको काटने पर, विदलन का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, काटना। विदलन का मतलब ही क्या होता है, काटना। जब आप इनको तेज धार वाले औजार से काटोगे, जो इनकी नई जनित जो सतह होती है वो कैसे प्राप्त होगी, चिकनी प्राप्त होगी। और इनकी सतह कैसे प्राप्त होगी दोस्तों, खुरदरी प्राप्त होगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि आज इनको तेज धार वाले औजार से, अगर आपको नोट्स बनाना है तो मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ तो इसके साथ साथ आप नोट्स भी बना सकते हो। क्या बोला मैंने, तेज धार वाले औजार से। मैं क्या बोल रहा हूँ, तेज धार वाले औजार से जब इनको आप काटते हो तो नई सतह चिकनी और सपाट प्राप्त होती है ना। और इनके अंदर क्या लिखना है, जब तेज धार वाले औजार से इनको काटते हैं, नई जनित संरचना कैसी प्राप्त होगी, खुरदरी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हो क्या, रबर। रबर को आप काट कर देख लेना, है ना। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जो मैंने वर्गीकरण के, क्लासिफिकेशन के 3 आधार लिए हैं आपको समझ में आए होंगे। आज की क्लास को मैं यही समाप्त करता हूं। बाकी के जो रहे पॉइंट है, कम से कम 8 या 9 पॉइंट है, अभी ये एक साथ में कवर नहीं कर सकता। ये कम से कम 1 या 2 घंटे का वीडियो बन सकता है, इसलिए मैं आज की क्लास यहीं पर ही समाप्त करना चाहता हूं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं क्विक रिवीजन कर देता हूं, मैंने आज क्या पढ़ाया आपको दोस्तों। मैंने क्या बोला, आज की क्लास में आपने सीखा ठोसों के प्रकार, किसके आधार पर है, ज्यामिति के आधार पर। वो 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, क्रिस्टलीय सॉलिड और अक्रिस्टलीय सॉलिड, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अक्रिस्टलीय सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस को क्या बोलते हैं, एमोर्फस सॉलिड, है ना। जिनका अर्थ क्या होता है, ग्रीक भाषा के एमोर्फस शब्द से लिया गया है ना, जिसका अर्थ क्या होता है, असमान आकृति, है ना। और वर्गीकरण का पहला अपन ने आधार सीखा है, फिर इनका आपने क्या किया, वर्गीकरण किया है। वर्गीकरण के रूप में मैंने क्या लिया है, ज्यामिति। इनकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है, और इनकी ज्यामिति क्या होती है, अनिश्चित होती है। NaCl की स्ट्रक्चर आपने सीखी होगी, रबड़ का आपने एग्जाम्पल लिया होगा, उसके आधार पर आपने सीखा होगा। दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिया है, गलनांक। इनका गलनांक क्या होता है, निश्चित, और इनका गलनांक क्या होता है, अनिश्चित। मतलब यहाँ पर पॉइंट लिखना है, तापमान की एक प्रास के अंदर धीरे धीरे नरम पढ़ते हैं। ये पॉइंट आप लिख लेना खुद से, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या बोला, विदलन। विदलन मतलब क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब काटना। जब इनको आप काटते हो तो नई जनित संरचना कैसे प्राप्त होगी, चिकनी एवं सपाट प्राप्त होगी। और इनको जब आप काटते हो तो नई जनित संरचना कैसे प्राप्त होगी, खुरदरी प्राप्त होगी। आई होप आप दोस्तों आपको ये बातें समझ में आई होगी। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, या वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हो। आई होप आपको ये बातें मेरे द्वारा बताएगी आपको समझ में आएगी। आगे वाली जो क्लास आएगी उसके अंदर अपन नेक्स्ट पॉइंट अपन स्टार्ट करेंगे,
कम से कम 7 या 8 पॉइंट बचे हुए हैं, उनके बारे में अपन सीखेंगे। शीतलन वक्र है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। देशिकता है उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे, है ना। ये ठोस, कौन से ठोस आभासी होते हैं और कौन से वास्तविक होते हैं, इनके बारे में भी अपन नेक्स्ट पॉइंट के अंदर चर्चा करेंगे, है ना। इनकी प्रकृति कैसी होती है, अरेंजमेंट जो अपन कैसे किस प्रकार से करते हैं, है ना, प्रकृति के बारे में भी अपन देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।